नमस्ते डियर व्यूवर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे। देखिए मेरे प्यारे व्यूवर्स, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को हम लोगों ने बिल्कुल डिटेल्स में क्लास 11 में पढ़ लिया है, बट यहाँ बीएससी में हमें जो है एक छोटा सा रिव्यू लेना है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का। तो सबसे पहले मेरे प्यारे व्यूवर्स, हम लोग न्यूटन्स के पहले लॉ को, है ना, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को समझने का कोशिश करते हैं। मेरे प्यारे व्यूवर्स, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि जस्ट इमेजिन कि अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जस्ट इमेजिन कि कोई ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट फिलहाल रेस्ट पर है, ओके, या फिर आप ऐसा कहो कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये यूनिफॉर्म मोशन में है, ओके, क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। तो इस स्थिति में मेरे प्यारे व्यूवर्स, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट पर है, या फिर आप ऐसा कहिए ये यूनिफॉर्म मोशन में है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ये तब तक इसी स्टेट में रहेगा जब तक हम लोग इस पर कोई फोर्स या एक्सटर्नल एजेंसी इस पर किसी प्रकार का फोर्स ना लगाए, तब तक ये रेस्ट पर ही रहेगा या यूनिफॉर्म मोशन में ही मूव करता रहेगा, है ना। यही न्यूटन का पहला लॉ है, ओके। दिस इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ स्टेटमेंट लिखा है कि अ बॉडी मस्ट कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन unless acted upon by an external force, okay। जस्ट इमेजिन कि कोई एक फुटबॉल है ना, कोई फुटबॉल है जो फील्ड में रखा हुआ है ना, ये फील्ड है, जस्ट इमेजिन कि फील्ड में फुटबॉल रखा हुआ है। तो ये जो फुटबॉल है, ये फुटबॉल तब तक मूव नहीं करेगा जब तक हम लोग इसको हिट ना करें, है ना। ऑब्वियस सी बात है, जब तक हिट नहीं करेंगे ये मूव नहीं करेगा, ये रेस्ट पर रहेगा। दिस इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब ऐसा मान लीजिए कि ये जो फुटबॉल है ये क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो ये मूव करती रहेगी कब तक, जब तक हम लोग इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दें, ओके। दिस इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, है ना। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, ये कहता है कि अगर कोई बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है या फिर स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ये तब तक उसी स्टेट में रहेगी, है ना, मस्ट कंटिन्यू, तब तक उसी स्टेट में रहेगी जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। दिस इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। नाउ अब बात करते हैं न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की। मेरे प्यारे व्यूवर्स, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि जस्ट इमेजिन कि हमारे पास ये कोई फुटबॉल है, ठीक है, हमने क्या किया, इस फुटबॉल को हिट किया, ओके, क्या किया, इस फुटबॉल को हिट किया या इस पर कोई फोर्स अप्लाई किया। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा इस फुटबॉल का, ठीक है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा इस फुटबॉल का, वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किस पर, जो फोर्स हम लोगों ने इस पर अप्लाई किया है। और ये रेट ऑफ चेंज किस डायरेक्शन में होगा, फोर्स के डायरेक्शन में, ओके। यही न्यूटन का सेकेंड लॉ हमें कहता है कि जो फोर्स हम लोगों ने अप्लाई किया है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस पर, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर। दिस इज न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। The rate of change of momentum is proportional to the impressed force and takes place in the direction of force, okay। जो impressed force है, अर्थात जो फोर्स हम लोगों ने लगाया है, ओके, उस पर क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, साथ ही साथ ये रेट ऑफ चेंज किस डायरेक्शन में होता है, फोर्स के डायरेक्शन में। सो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस पर, dp बाई dt पर, ओके। तो हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू के dp बाई dt, और इसका जो वैल्यू है उसे हम लोग 1 से इक्वल लेते हैं। तो यहाँ पर f क्या हो जाएगा, dp बाई dt। अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो यहाँ एरो दे दो, ओके। अब मेरे प्यारे व्यूवर्स, हम लोगों ने ये तो देखा कि फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट क्या होता है, सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट क्या होता है। अब सेकेंड लॉ के लिए हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज द रियल लॉ ऑफ मोशन, है ना। जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है ये रियल लॉ ऑफ मोशन है, हम लोग ऐसा कहते हैं। अब ऐसा क्यों कहते हैं, थोड़ा इसे समझ ले। होता क्या है मेरे प्यारे व्यूवर्स, हम लोगों ने क्या कहा कि हमारा जो फोर्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं ये किससे इक्वल होगा, डी एरो पी बाई डी टी से इक्वल होगा, ठीक है। अब के का वैल्यू तो 1 से इक्वल होता है, तो चलिए आप इसे डी एरो पी बाई डी टी लिख सकते हैं। अब चूंकि हमें पता है यहाँ पी क्या है, मोमेंटम है, और मोमेंटम क्या होता है, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, तो हम इसे कुछ ऐसे लिख सकते हैं, डी बाई डी टी एम एरो वी, कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एरो एफ जो है ये किससे इक्वल हो जाएगा, एम डी एरो वी बाई डी टी से, दैट इज एरो एफ इज इक्वल टू एम एरो ए, है ना, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सलरेशन। अब मेरे प्यारे व्यूवर्स देखिए,
अगर मान लीजिए कि फोर्स का वैल्यू 0 हो जाए, है ना, मान लीजिए कोई एक वैल्यू है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, जस्ट इमेजिन कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लग रहा है वो 0 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सलरेट नहीं करेगा। जब तक किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नली कोई फोर्स ना लगे तब तक वो ऑब्जेक्ट एक्सलरेट नहीं करती। तो ऑब्वियस सी बात है जब फोर्स 0 है तो एक्सलरेशन क्या होगा, 0 होगा, है ना। तो इसका दो मतलब निकलता है, या तो ये बॉडी रेस्ट पर होगी या फिर ये यूनिफॉर्म मोशन में होगी, है ना, या हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही होगी, है ना। तो यही तो है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो एक्चुअली में जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है उसको हम लोग रियल लॉ ऑफ मोशन इसलिए कहते हैं क्योंकि जो न्यूटन का सबसे पहला लॉ है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, वो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में कंटेन्ड है ना। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हम लोग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ऑब्टेन कर सकते हैं। इसी वजह से मेरे प्यारे व्यूवर्स, हमारा जो न्यूटन का सेकेंड लॉ है इसको हम लोग रियल लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। ओके, समझ में आ रहा ना। न्यूटन के थर्ड लॉ की बात कीजिए। न्यूटन के थर्ड लॉ की अगर बात की जाए मेरे प्यारे व्यूवर्स, तो न्यूटन का थर्ड लॉ हमें ये कहता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। देखिए, अब आपने कभी दीवार पर कुछ इस प्रकार से कोई दीवार है, आपने बॉल फेंक करके तो खेला ही होगा, है ना। बॉल जैसे ही दीवार पे जाती है दीवार से वापस रिवर्स हो जाती है ना। आपने जब बॉल को फेंका तो आपने क्या किया, एक्शन किया, है ना। लेकिन जैसे ही बॉल दीवार पे जाके टकराया वहाँ से रिएक्शन हुआ, है ना। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि जो फोर्स ऑफ एक्शन है ना, ये क्या है, इक्वल और अपोजिट है किससे, फोर्स ऑफ रिएक्शन से। अर्थात मान लीजिए कि आपने जो फोर्स यहाँ पर अप्लाई किया वो F1 है और इधर से दीवार से टकरा के जो फोर्स लगा डेट इज F2 है, तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे से इक्वल होगा, लेकिन इसका जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट होगा। दैट इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और एक और चीज़ है, जैसे कि आप कैसे चलते हैं, आप जब ज़मीन पर चलते हैं तो कैसे चलते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग चलते हैं, है ना। आप क्या करते हैं कि जो आपका ज़मीन है, जैसे मान लीजिए कि ये कोई ज़मीन है, आप यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, ज़मीन को पीछे की तरफ पुश करते हैं, चलते वक्त ज़मीन को पीछे की तरफ पुश करते हैं, मतलब बैकवर्ड आप उसको पुश करते हैं। दिस इज कॉल्ड द एक्शन, ओके। और इन रिटर्न जो ज़मीन है, जो अर्थ है, वो आपको एक फॉरवर्ड पुश देती है जिससे हम लोग आगे चल पाते हैं। तो ये एक बहुत बेस्ट एग्जांपल है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो एक छोटा सा रिव्यू था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि कोई भी एक बॉडी जो रेस्ट पर है या वो यूनिफॉर्म मोशन से स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, वो तब तक रेस्ट पर ही रहेगी, तब तक यूनिफॉर्म मोशन से ही ट्रेवल करेगी जब तक हम लोग उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दे। ओके, दिस इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। जैसे कि हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा, मान लीजिए कि कोई टेबल है, उस पर बुक रखा हुआ है, वो बुक तब तक उसी पर रखा रहेगा जब तक हम लोग उसको उठाएं वहाँ से ना, ओके। या फिर जैसे मान लीजिए कोई बॉल है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव किए जा रही है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, वो तब तक मूव करती रहेगी जब तक हम लोग उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दे। दिस इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, ये कहता है कि भाई कोई एक बॉडी है, अगर हम लोगों ने उस पर क्या किया, कुछ फोर्स लगा दिया, है ना, तो उस बॉडी के मोमेंटम का जो रेट ऑफ चेंज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किस पर, फोर्स पर, जो फोर्स हम लोग अप्लाई किए हैं। साथ ही साथ ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में हम लोग फोर्स अप्लाई किए, ओके। और एक और मेन पॉइंट जो आपको याद रखना है, दैट इज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है ये रियल लॉ ऑफ मोशन है। क्यों, क्योंकि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से आप फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ऑब्टेन कर सकते हैं, या आप ऐसा कह सकते हैं कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सेकेंड लॉ में कंटेन्ड है। दैट्स वाई जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वो रियल लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है। या यूं भी कह सकते हैं कि जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो क्या है, सेकेंड लॉ का एक स्पेशल केस है। और थर्ड लॉ है ना, वो तो क्या कह रहा है आप समझते हैं कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का कुछ लिमिटेशंस की बात करेंगे। सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, इनके कुछ लिमिटेशंस है, इन पर भी बात करेंगे कि कहाँ पर न्यूटन का सेकेंड लॉ
और न्यूटन का थर्ड लॉ फेल हो रहा है, वैलिड नहीं हो रहा, उस पर भी चर्चा करेंगे अगली वीडियो में।